Welcome to your accountancy class. Today we are going to start the third book, that is analysis of financial statements. ये जो तीसरी बुक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें जो है आपके ये 20 नंबर की आपकी बुक होगी। तो इसमें आपके जो है मिला करके 8 चैप्टर है टोटल। तो उसमें आपके चैप्टर तो बोलने को तो सही चैप्टर तो आपके 2 या 3 ही हैं, पर कहने को चाहिए 8 यूनिट इसमें कर रखे इन लोगों ने। तो आपके इसमें पहला जो चैप्टर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हाँ, ये बेटा पुरानी बुक है मेरे पास में, आजकल मैं नहीं लेके आऊँगा। ये है मेरे पास में। हाँ, अंदर से भी नई है, पर एक बुक और मेरे को दे रखी, मैं देखूँगा कल वो कौन सी है बुक, मैं समझ नहीं पाया उसको। पर अभी का इसमें वो चीज़ें तो लगभग सेम ही है, कोई खास बात नहीं। अगर होगी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो ये हम वैसे ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम जब ऑफलाइन क्लास थी उस समय मैं बता चुका हूँ, उसमें बैलेंस शीट ही बतानी होती है क्या होती है। तो पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग विच इज द समरी ऑफ द पास्ट इवेंट की जो समरी होती है वो आपकी जो स्टेटमेंट कहलाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि आपके पास्ट फाइनेंशियल जो इवेंट्स हुए थे उनकी समरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो स्टेटमेंट वो होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसको जो भी बताता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। मीन्स इन दो चीज़ों को जो इलेबोरेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका जो एज पर कंपनी एक्ट 2 सब सेक्शन है 40 द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द रिलेशन आर टू ए कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग्स। इनमें कौन कौन सी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में कौन कौन से हैं। तो पहला आपके पास है बैलेंस शीट। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को मानते हैं। दूसरा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। और नंबर 3 वो आपके पास में कैश फ्लो। ठीक है, ये आपका चैप्टर आगे आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया उसके बारे में बताता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ए स्टेटमेंट इन चेंजिंग इन इक्विटीज का आपके शेयर्स में कितना चेंज हुआ है, इक्विटी शेयर्स कितने चेंज हुए उसके बारे में स्टेटमेंट हो। और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, EXPL, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सारे के सारे आपके जो 5 चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, और आपकी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी जो हैं
उनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। यानी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये थर्ड वाला है, ये हर कंपनी को तैयार करना होता है। बस एग्जाम्पशन जो है वो 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी या जो डोरमेंट कंपनी जो नहीं, जो बिल्कुल साइलेंट है, उसके लिए जो ये बनाना जरूरी नहीं होता है। और ये तो आपका था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ ईयर, या हम कहें एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताए और प्रॉफिटेबिलिटी को बताए, वो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज़ और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इन चीज़ों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक बात और आती है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर एक तो आपका होता है कैलेंडर ईयर, जो जैन टू दिसंबर होता है, और एक आपका था फाइनेंशियल ईयर विच इज फिक्स बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। और हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका होता है। एंड एवरी कंपनी नाउ हैव टू फॉलो दिस कैलेंडर। पहले तो कंपनियां जो है जैन टू दिसंबर भी कर लेती थी, और सभी कंपनीज को फॉलो करना जरूरी हो गया है। वैल्यू दैट कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसका सबसे पहले तो फर्स्ट सेल ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। सेकंड, सेल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अंडर सेक्शन 133 दे रखे हैं, उनका पालन करना चाहिए उन लोगों का। अकॉर्डिंग टू दैट एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड। और थर्ड, सेल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन द शेड्यूल थर्ड। वो जो शेड्यूल थर्ड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और दूसरे जो स्टेटमेंट उनके प्रिस्क्राइब्ड है, उन्हीं के अनुसार तैयार करना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके यहाँ पर जो बैलेंस शीट जो है पार्ट 1 पार्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड, वो आपके यहाँ पर दिया गया है। तो कहते हैं कि हम इन्हीं चीज़ों का जिसमें हम जो है वो करेंगे, स्टडी करेंगे उसी के हिसाब से। तो आप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 2 ऑब्जेक्टिव ये होते हैं जो मैंने पहले बताया था। पहला, प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी सही बतानी चाहिए, यानी प्रॉफिटेबिलिटी उसका पता चलना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव 2 ही हैं, एक तो आपका जो है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और एक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विशेषताएं क्या हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हालांकि आपको पता तो है इन चीज़ों का, तो वो कौन कौन सी हैं आपकी फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये फीचर इसकी कि दीज आर रिलेटेड टू पास्ट, कि दीज बिलोंग टू पास्ट, दीज बिलोंग्स टू पास्ट इवेंट्स। जो आपके पास्ट इवेंट्स हैं उनसे ये बिलोंग करती हैं, यानी आपके पास्ट की जो घटनाएं हो चुकी है उन्हीं को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्लेन करेंगे, उनमें आपके जो इमोशंस का कोई भी रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं होगी। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट। तो ये कहता है कि इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन
वो डिपिक्ट होगी बैलेंस शीट में, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो डिपिक्ट होगी वो आपकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आपके तीन प्रकार के फीचर हैं। पहला तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, पास्ट इवेंट्स है, दूसरा मॉनेटरी में होगा, और तीसरा जो है फाइनेंशियल पोजीशन होगी बैलेंस शीट में, और प्रॉफिटेबिलिटी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। अब कहता है कि आपके जो है बैलेंस शीट है उसकी और जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकी क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम इनकी ओर बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट की फीचर्स कौन कौन सी होते हैं। तो हम उनको देख लें। फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट या करेक्टरिस्टिक्स कहें तो आपके बैलेंस शीट की फीचर से कौन कौन सी हैं। तो पहली फीचर आपकी बैलेंस शीट की है जी, वह इट पोर्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। ठीक है, तो ये कहता है कि इट शोज रिलेशन, it shows a relation of assets, liabilities and capital। क्योंकि हम तीन चीज दिखाते हैं, आपके liabilities एंड कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो ये हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी दिखाता है। सेकंड है इट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर date not for a period। It is true only the date which is prepared because a single transaction would cause the change in the asset and liabilities, यानी it is prepared on a particular date। second है it prepared on particular date। ये एक पर्टिकुलर डेट पे होगी, नॉट पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड उसी में आ जाएगा आपकी 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। पर हम पहले विचार करते थे तो भी फिक्स डेट थी और पीरियड नहीं था कि हम जो है अब करेंगे, क्योंकि वन ट्रांजेक्शन कैन चेंज द एसेट एंड लायबिलिटीज पोजीशन। क्योंकि आपकी मान लो कि आपने 10 करोड़ रुपए की एसेट खरीदी है और आपने उससे एक दिन पहले बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, एक दिन बाद में बनाएंगे मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो आप एक पर्टिकुलर डेट बनाएंगे, नॉट ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। थर्ड इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यानी यहाँ पर जो है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो इसमें फॉलो होता है कि आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स द बिजनेस इज ए रनिंग, बिजनेस इज ए रनिंग पोजीशन। यानी ये बिजनेस ऐसा नहीं कि एक बार केयर बंद हो गया, कि बिजनेस एज रनिंग पोजीशन नाउ एंड विल रन इन द फ्यूचर आल्सो। तो ये आपके बैलेंस शीट तभी आपकी तैयार होगी कि इस बेस के ऊपर। और इट इज नॉट श्योर ऑन द एब्सोल्यूट फैक्ट बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड ए पर्सनल जजमेंट। तो ये कहता है कि नोट शोज एब्सोल्यूट फिगर, एब्सोल्यूट पोजीशन कहें हम, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके एजम्पशंस हैं और आपके पर्सनल बायस से कहीं ना कहीं इफेक्ट इसको कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के फीचर्स हैं आपके बैलेंस शीट की। यानी फर्स्ट शोज द रिलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, सेकंड इट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलोज होता है, नॉट शोज द एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन इसमें शो नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट की फीचर्स थी। अब हम नेक्स्ट पर हम आते हैं कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन कौन सी फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फीचर्स कौन कौन सी होंगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं जी, पहला है इट मैचेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है उसको मैच करता है। इट मैचेस रेवेन्यू
एंड एक्सपेंसेस। आप देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक तरफ इनकम है एक तरफ एक्सपेंस है, उन दोनों को मैच कर रहा है, इतनी इनकम इतने एक्सपेंस, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस, तो यानी इट मैचेज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस रेवेन्यू को मैच करता है। सेकंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड नॉट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है, यानी ये 1 ईयर के लिए आप करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इस डेट को कर देंगे, यानी पर्टिकुलर पीरियड इसके अंदर हम लेके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट पीरियड एंड हैंस इज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो ये आपका जो है इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, ये पास्ट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, बैलेंस शीट भी ऐसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट थी। ठीक है। तो ये आपके आगे जी फीचर्स इसकी। अब कहता है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपकी नेचर है कौन कौन सी हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर बाकी का मैटर जो है मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवा भी चुका हूँ, और हम एक बार उसको और भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास में जी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर जो है वो कौन सी है, तो पहले आपकी नेचर जो है ये कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स, फर्स्ट इज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। पहली इसकी जो है वो नेचर ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा जो प्रिपेयर किए जाते हैं स्टेटमेंट में वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिगर्स रिलेटेड टू कैश एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से हमने इनको उठाया था। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड द सच फैक्ट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और विच आर नॉट सच ए फैक्ट आर सिग्निफिकेंट। These the assets purchased on different times and different price are shown in the balance sheet at their actual cost. They are not shown in the balance sheet at their realizable value. यानी आपके जो रिकॉर्डेड फैक्ट हैं उसी को उठाते हैं। जैसे कि आपने एसेट खरीदी थी आज से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जिस एसेट की वैल्यू थी दैट इज रिकॉर्डेड, इट इज़ नॉट रिकॉर्ड द 2 days वैल्यू, तो फैक्ट रिकॉर्ड करती है ना कि आज की करंट चीज़ों को। सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आपके जो अकाउंटिंग कन्वेंशन था विचारधाराएं या परंपराएं। ठीक है। तो आपके जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं दैट इज अप्लीकेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या रूल ऑफ प्रूडेंस जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें बोलते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस आर रिकॉर्डेड बट फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। हम लॉस को लॉस तभी मान लेते हैं जो संभावना है, जो उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक नहीं मानते जब तक कि वो हमें मिल ना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन भी इसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल जजमेंट्स, थर्ड इज पर्सनल जजमेंट्स। आपके पर्सनल जजमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो होते हैं, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर जो है कुछ पर्सनल जजमेंट भी कई बार आड़े आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटेंट डिसाइड वेदर द एसेट्स टू बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और या किसी और दूसरे मेथड से किया जाए। ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी डिफर कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है पर्सनल जजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आपकी 3 जो है फाइनेंशियल नेचर में 3 फाइनेंशियल नेचर ऑफ स्टेटमेंट जो है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका रिकॉर्ड फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा, बाकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेगा।
चाहे आपका जो भी चीज़ है, चाहे सही है गलत है, फैक्ट होगा तो मिलेगा, रिकॉर्डिंग में नहीं होगी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे बिल जो है लागू होगा, भले चाहे वो सही हो गलत हो, और पर्सनल जजमेंट भी इसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी। अब आपकी बैलेंस शीट जो उसका तैयार करने का तरीका, आपका शेड्यूल थर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो है इसके अंदर दोनों आपके शेड्यूल 3 आपका, उसके अंदर जो है पार्ट 1 में बैलेंस शीट दी गई है। तो बैलेंस शीट प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है, तो बैलेंस शीट तरीका तैयार करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, तो वो आपके पास में वही सेम है। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना रहता है, अगर टाइम पूरा नहीं हुआ तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। तो अभी जो है आपका 40 हो गए, 5 मिनट बाकी बचते हैं, 5 या 10 मिनट्स, उसमें आपकी बैलेंस शीट पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो पहले बैलेंस शीट हम आज नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट फिर कल करेंगे, क्योंकि ताकि सारी बैलेंस शीट हमारी डिस्कस हो जाए, और डिस्कस होने के बाद में कल और परसों में, यानी 2 दिन में हमारा चैप्टर जो ख़त्म हो जाएगा। तो और फिर मंडे से जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो सेकंड वो हम स्टार्ट करेंगे। वो एक ही दिन का चैप्टर है या मैक्सिमम 2 दिन का होगा। और फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हमें आगे जो देखेंगे, तो थर्ड चैप्टर में कंपेरेटिव स्टेटमेंट वगैरह वगैरह है ये, तो कंपेरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट हैं। तो कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है वो 3 दिन का ही आपका चैप्टर रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और उसके बाद में आपका जो फोर्थ है वो कॉमन साइज वो एक ही दिन का है। तो ये कुल मिला के सारा का सारा 6-7 दिन के चैप्टर हैं। फिर हमारा अकाउंटिंग रेशियोज है वो हफ्ते 10 दिन का है। और फिर आपका जो फाइनेंशियल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो करीबन 10 दिन का है। तो कुल मिलाकर के 20 दिन का सारा सिलेबस इस बुक का होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और कल जो है फिर हम बैलेंस शीट को करेंगे। बैलेंस शीट आप बुक में देख लेना, याद कर लेना, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। हाँ जी बोलिए। पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है बेटा कि आप किसी भी मैटर को पर्सनली भी अपना खुद का जजमेंट, खुद का फैसला होता है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या हुआ, आपके पास में 7 प्रकार के मेथड्स हैं। तो आप उसमें अगर मान लो कि फिक्स्ड मेथड लगाता है एक पर्सनल जजमेंट के हिसाब से कि इस एसेट की वैल्यू 10 ईयर्स होगी और 1 लाख की एसेट है, 10 ईयर्स में यानी आपका जो है हम ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा कटेगा। अगर आप डिमिनिशिंग मेथड कर दें तो डिमिनिशिंग मेथड में फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आगे अफेक्ट करेगी। और आप कोई पर आवर मेथड यूज़ कर लें कि मशीन कितने घंटे चलेगी उसी हिसाब से करेंगे, तो फिर पूरे ईयर में कितने घंटे मशीन चली उसके हिसाब से पर आवर के हिसाब से लेंगे। तो यानी पर्सनल जजमेंट है, हर एक आदमी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, वो फैसला भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल जजमेंट का मतलब। ठीक है जी, हाँ जी। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? वैसी चीज़ नहीं है। किसी ने अगर फाइल बनाई है तो मेरे पास सेंड कर दो, ताकि ग्रुप में कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि आगे के जो पेपर्स हैं 4-5 पेपर जो हैं वो कैसे बनाएं, तो वो जो मैं उनको भेज सकूं ताकि फाइल तैयार कर सकें। तो जिस भी बच्चे ने बना रखी है तो मेरे पास में फाइल एक बार सेंड जरूर कर दें। ठीक है जी, तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं हम लोग।